दोस्तों, स्वागत है आपका एक और कहानी पर। आशा आशा कहाँ मर गई? कब से आवाज़ लगा रही हूँ। विमला मौसी अपने आंगन से बारिश के पानी और कीचड़ को साफ करते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि आशा हाँफते हुए दरवाजे पर आई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या कर रही हूँ माँ? मैं तो बस सामने रिंकी के घर खेलने गई थी। आशा ने अपने नन्हे हाथों से अपना फ्रॉक थोड़ा ऊपर किया और घर में जमे सुपली भर पानी को पार करते हुए ढाबे के बाहर लकड़ी के दो खंभों और ढाबे के ओरों के सहारे तिरपाल से बने आंगन में पहुंची। विमला मौसी ने झाड़ू पटकते हुए कहा, ले साफ कर वरना रात को खाना कहाँ पकाएगी? मेरे आने तक सारा पानी घर से निकाल देना। मैं ज़रा सुरभि मेम साहब के घर काम करके आती हूँ। आशा के नन्हे पैरों से कीचड़ में धरे धसे जा रहे थे, फिर भी उसने अपने ढाबे से पानी को तस्तरियों के सहारे आंगन में जो लकड़ी के दो खंभे के सहारे तिरपाल डालकर बनाया हुआ था उसमें फेंकने लगी और बरसात को मन ही मन कोसने लगी। हर बारिश में उनके घर का यही हाल होता है। हर बार आशा अपने पिता के आने का इंतज़ार करती है। इस बारिश के बाद अगली बारिश ऐसी नहीं होगी। इस बार हमारा घर के छप्पर ठीक हो जाएगा और हमें बारिश में हर दिन खाना पकाने और सोने के लिए जहद नहीं करनी पड़ेगी। हर साल बरसात में आशा यही उम्मीद लगाए रहती हैं। आशा के पिता रमन आज से करीब 10 साल पहले ही जब आशा ने जन्म लिया था, उसके 1 साल बाद ही रोजी रोटी की तलाश में अपने जान परिचित के 2-4 लोगों के साथ सेलेम चले गए थे और आज तक बस कभी कभार उनकी छुट्टी आ जाती है। हर छुट्टी में वो आने का जिक्र करते हैं और विमला मौसी के लिए नए कपड़े और आशा के लिए नई किताबें लाने का वादा करते हैं। आशा कभी क्लास 5 में पढ़ाई करती हैं। आशा कभी कभार ही स्कूल जा पाती हैं। अक्सर वह घर के कामों में ही व्यस्त रहती हैं। घर के काम में भला व्यस्त क्यों न रहे, उन्हें तो एक सांझ के खाने के लिए लकड़ी, चावल, तेल, मसाले आदि सभी एकत्रित करने पड़ते हैं। विमला मौसी जिन्होंने कर्ज लेकर एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी, बाकी घरों के चौका बर्तन करने के बाद जो थोड़ा बहुत समय मिलता है उसमें वो कुछ कपड़े सिल लेती हैं। आशा भी विमला मौसी के साथ कपड़े के फिनिशिंग में उनकी मदद करती हैं। ऐसे में उसे स्कूल जाने का समय ही कहाँ मिल पाता है। वो तो भला हो शुक्ला जी का, जो हर बार परीक्षा के समय आशा की मदद कर देते हैं और वो पास हो जाती हैं। आशा और विमला मौसी की ज़िंदगी बदहाल में ही सही पर खुशी खुशी कट रही थी। आशा विमला मौसी से अक्सर अपने पिता रमन के बारे में पूछती रहती, चूँकि रमन चाचू जब घर से गए उस वक्त आशा मात्र 1 साल की थी और विमला मौसी के पास तो रमन चाचू की कोई ढंग की फ़ोटो भी नहीं है। जो एक आधा फ़ोटो विमला मौसी ने अपनी शादी के लिए वक्त खिंचवाया थे, उसमें भी पानी घुसकर पूरा ख़राब कर दिया है। आशा बस अपनी माँ के द्वारा रमन के बारे में ही बताए गए वर्णन के आधार पर उन्हें मन में रमन की तरह तरह की छवि बनाए रहती हैं। विमला मौसी रोज़ की तरह सुरभि मेम साहब के घर में काम करके लौटी और बरसों के तेल के टीन के डब्बों और बांस बने दरवाजे को खोलते हुए अंदर प्रवेश हुए। आशा तिरपाल के नीचे एक कोने में बने मिट्टी के चूल्हे में आधी भीगी हुई लकड़ियों को सुलगाने का प्रयास करती थी। उसके बाल एवं चेहरे पर राख और चारकोल की परतें चढ़ी हुई थी। विमला मौसी के फटकारते हुए बोला, चल हट, कितनी बार बताया है पतली और सूखी लकड़ियों को नीचे रख कर आग सुलगाते हैं, पर तुम्हें ध्यान कहाँ रहता है। खामोखा माचिस की तिलियां और मिट्टी का तेल बर्बाद कर दिया है। विमला मौसी ने चूल्हे पर फिर से हल्का सा मिट्टी का तेल उड़ेला और हल्की सी सुलगी लकड़ियों को सुलगा कर
ठाठ में लटके प्लास्टिक की थैली को लेने चली गई। आशा मुंह लटकाए हुए विमला मौसी की ओर देखी और चूल्हे के बगल में ही हल्की सी सूखी हुई ईंटों पर बैठ गई। विमला मौसी ने एक प्लास्टिक की थैली निकाली और जिसमें वो सुरभि मेम साहब के घर से सुबह की बची हुई आलू की सब्जियां लाई थी। विमला मौसी आज फिर से लाला जी के दुकान से वही आटा खरीद कर लाई थी जो 5 रुपये कम भाव में मिल जाता है। वैसे आटे में कुछ खराबी नहीं है, बस उसे ध्यान से चाल कर बनाती पड़ती हैं। मौसी ने आशा को गमला और चलनी थमाते हुए खुद नंदू के कुएं से पानी लेने चली गई। विमला मौसी आज फिर से टॉर्च लाना भूल गई और अंधेरे में ही कुएं की तरफ जाने लगी। विमला मौसी का यह तो रोज का काम था और अंधेरे में भी डोर बाल्टी से पानी खींच ही लेती थी। इधर आशा विमला मौसी को न आते देखकर खुद की ही तवा निकाला और चौकी बेलन पटकते हुए मन ही मन बुनाते लगी। हमेशा देर करती हैं पानी लाने में, इतनी देर कहीं बार पानी भर के आ जाती है। आशा के आटा गूंथा और गुस्से में मोटी मोटी रोटियां बेलकर तवे पर डालने लगी। रोटियां बनाने के बाद वो ज़्यादा देर होता देख चिंतित हो गई। वो चूल्हे से लकड़ियों को निकालकर उन्हें बुझाया और टॉर्च लेकर घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। अंधेरा भी था और बारिश से रास्ते की कीचड़ और झाड़ियां भी बढ़ गई थे। ऐसे में आशा को आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो दरवाजे पर ही खड़ी होकर विमला मौसी के आने का इंतजार करने लगी। रात के लगभग 8 बज रहे थे। अमावस की काली रात थी और चारों ओर घनघोर अंधेरे पर हर तरह सन्नाटा फंसा हुआ था। हालांकि गांव में बिजली की सुविधा लगभग 4 साल पहले ही पहुंच गई थी, लेकिन अभी तक इस मोहल्ले में बिजली का नामो निशान तक नहीं था। गांव के 2-4 दबंगों को ये गवारा ही नहीं था कि इस मोहल्ले में बिजली की सुविधा उपलब्ध हो। आखिर उनके दबंग गई का जो सवाल था, कुछ तो विशेष सुविधा ऐसी हो जो सिर्फ उनके पास ही रहे। ऐसे में अभी यह लोग मिट्टी के तेल से जलने वाले से लेप, लालटेन और डिबरी पारंपरिक दिया जो शीशे के बोतल या लोहे की बनी होती हैं का प्रयोग करते हैं। आशा अंधेरे में 2 सेल का टॉर्च लिए हुए अपने दरवाजे पर खड़ी होकर विमला मौसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और मन ही मन बहुत चिंतित हो रही थी। सामने दीवार पर टंगी घड़ी की सुई तो लगभग 9 बजने लगे थे। आशा की चिंता और बढ़ती जा रही थी और वो मन ही मन किसी अनहोनी की आशंका से काफ़ी दुखी हो रही थी। उसने भगवान को याद किया और काफ़ी हिम्मत जुटाकर कुएं की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाया था कि तभी हरिया काका जी आवाज़ आशा के कानों में गूंजी, विमला उठ उठ, विमला आंखें खोल विमला। पूरी तरह से सिहर गई। वो बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे समझे झटपट भी कुएं की टकली झाड़ियों में उनका फ्रॉक बार बार फंस जा रहा था। वो जोर से उसे छुड़वा कर बेतहाशा बस दौड़े जा रही थी। आशा के आंखों से झरझर आंसू निकले जा कर उसके गालों को लगातार भिगा रहे थे। वो अपने आंसुओं को अपने फ्रॉक से बने झालर फ्रॉक पर कपड़ा से बना हुआ डिजाइन से पोंछने का प्रयास कर रही थी। दौड़ते हुए वो बस एक बात बड़बड़ाते जा रही थी कि क्या हुआ मेरी माँ को, क्या हो गया मेरी माँ को। हरिया काका, इधर हरिया काका। विमला मौसी को कुएं के पास पड़ी टूटी चारपाई पर लेटाकर नंदू को आवाज़ लगा ही रहे थे कि नंदू के पिताजी विदेशी बाबा दादाजी हाथ में लालटेन लिए हुए निकलकर कुएं तक पहुंचे और वो भी विमला मौसी को उठाने का प्रयास करने लगे। धीरे धीरे मोहल्ले के लगभग सारे लोग वहां एकत्रित हो गए और विमला मौसी के चारों तरफ से घेर लिया। आशा कुएं से थोड़ी पहले ही टॉर्च जलाकर भीड़ जमा कर खड़े लोगों की ओर देखती हैं, जोर जोर से चिल्लाती हैं, माँ क्या हुआ मेरी माँ को,
माँ बोलते बोलते ही वो भीड़ को चीरती हुई विमला मौसी के पास पहुंचती है और धड़ाम से विमला मौसी के चारपाई के पास ही ज़मीन पर गिर पड़ती हैं। वो अपनी माँ के हाथ से पकड़ती हैं और अपने सीने से लगाकर खूब रोने लगती हैं। आशा बारी बारी से सबको आवाज़ देती हैं, हरिया काका, नंदू चाचा, मीना चाची, देखो न क्या हो गया मेरी माँ को, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं। उसने प्रश्न मानो कलेजे की छलनी कर दे रही थी। वो विमला मौसी के सीने से लिपट कर खूब फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते बुदबुदाने लगी, उठो माँ, हमें नहीं चाहिए पानी, हम बिना पानी के रह लेंगे, प्लीज़ तुम उठ जाओ। तभी प्रभा काकी उन्हें उसका हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया और उसे सीने से चिपकाकर उसके गालों पर निरंतर गिर रहे आंसुओं को अपनी आंचल से पोंछने लगी और प्यार से बोली, कुछ नहीं हुआ तेरी माँ को, ये तो बस बेहोश हुई है और बस कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। आशा बेहोशी और मृत्यु का अंतर समझने में पूरी तरह सम्मत नहीं थी। उसे लगा कि प्रभा काकी कहीं से सांत्वना के लिए झूठ बोल रही हैं। तभी हरिया काका की बातों ने उन्हें मन को थोड़ा शांत किया। हरिया काका ने बताया कि जब वो लगभग 8:30 बजे सोच से होकर बाहर खेतों की ओर से आ रहे थे तो उन्हें कुएं के पास जोर जोर से धड़ाम का आवाज़ सुनाई पड़ा। उन्हें लगा जैसे कुएं में कोई गिर गया है। वो दौड़े दौड़े कुएं की ओर भागे तो देखा कि विमला मौसी की कुएं का किनारा में बेहोश पड़ी थी। ढोर बाल्टी कुएं में गिर पड़ा था। वो विमला मौसी को उठाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन वो किसी भी प्रकार का कोई हरकत नहीं कर रही थी। उन्होंने नंदू की खिड़की, घर के पीछे का भाग में रखी हुई एक टूटी चारपाई को कुएं के पास लाया और उस पर विमला मौसी को लेटा दिया। आशा को अब कुछ अच्छा लग रहा था। वो भी विमला मौसी के हाथों को पकड़कर और नब्जों को महसूस कर काफ़ी प्रसन्न हो रही थी। अब विमला मौसी हल्का हल्का होश आने लगा था। वो जानना चाह रही थी कि उसे क्या हुआ था, लेकिन विमला मौसी का दाहिने हाथ में अब भी कोई हरकत नहीं हो रही थी। हर हाल रात काफ़ी हो चुकी थी। ऐसे मंजू चाचा, प्रभा चाची और मीना चाची और बाकी सब लोग मिलकर विमला को उसके घर तक पहुंचाकर अपने अपने घर चले गए। सुबह जब विमला मौसी की आंख खुली तो झटपट अपने बालों को समेटना चाहा ताकि वो पहले की तरह ही सुरभि मेम साहब के घर काम पे जा सके, लेकिन उसके दाहिने हाथ में अभी भी कोई हरकत नहीं हो रही थी। मन ही मन विमला मौसी काफ़ी चिंता हो रही थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आशा को कैसे बताएगी ये बात। विमला मौसी को महसूस हो रहा था धीरे धीरे उसके सारे दाहिने अंग जैसे शिथिल पड़ते जा रहे थे। आशा भी विमला मौसी के साथ ही एक चारपाई पर सो रही थी। मौसी के बुरकुराहट हल्की सी आवाज़ को साफ साफ सुनाई ना दे उसकी भी नींद खुल गई और वो उठकर विमला मौसी की ओर देखी और उन्हें नन्हे नन्हे हाथों से सहारे उसे अपने आगोश में लेकर बोली, माँ, तुम्हें कहीं नहीं जाओगी, तुम बस आराम करोगी, मैं जाऊंगी सुरभि मेम साहब के घर काम करने। ये सब सुनकर विमला मौसी का कलेजा भर आया और अपने कलेजे के टुकड़े को दोनों हाथों से समेटना चाह रही थी पर कर नहीं पा रही थी। बस अपने एक हाथ के सहारे किसी तरह संभालते हुए आशा को अपनी छाती से चिपका ली और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, नहीं बेटा, सुरभि मेम साहब के घर तुम काम करने नहीं जाओगी, वो अच्छे लोग नहीं हैं। इस पर आशा ने विमला मौसी के हथेलियों को अपने हाथों से भरा और प्यार से बोली, नहीं माँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और मन ही मन सुरभि मेम साहब के घर काम करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। आशा मन ही मन सोच रही थी कि माँ सुरभि मेम साहब के घर जाने से मना क्यों कर रही हैं। माँ ने ऐसा क्यों कहा, वो अच्छे लोग नहीं हैं, वे तो कितने अच्छे और भले लोग हैं, वे तो कभी की हमारी मदद भी करते हैं, यहाँ तक कि जब भी आते हैं हमारे लिए कभी कुछ न कुछ लेकर ही आते हैं। आदि तरह तरह के सवाल उसके मानस पटल पर आ रहे थे जिसका उसके पास फिलहाल कोई उत्तर नहीं था। दरअसल सुरभि मेम साहब के पति अशोक
उपाध्याय पास के ही प्रतापपुर ब्लॉक के लेखाकार थे। 2 सालों तक यही पोस्टिंग थी उनकी और पूरे परिवार के साथ ही अपने गांव में ही रह रहे थे। लेकिन 2 साल पहले उनका ट्रांसफ़र यहां से लगभग 400 किलोमीटर दूर रामपुर जिले के नोडिहा प्रखंड में हो गया था। कुछ दिनों तक वे अकेले ही रामपुर शहर में रहते थे। हर रोज़ रामपुर से नोडिया अपने मोटरसाइकिल से आना जाना करते थे। लेकिन उनका लड़का विश्वजीत उपाध्याय, जिन्हें घर के सब लोग विकी बुलाते थे, जब 7वीं क्लास में था तब अशोक चाचा ने पूरे परिवार को वही रामपुरा बुला लिया था। वे सब पूरे परिवार के साथ ही वहाँ रहते थे। सिर्फ त्योहार और अन्य किसी छुट्टियों में ही घर आते थे। वैसे भी पहले से ही विमला मौसी का उनके घर काम करना उनके भाइयों और मोहल्ले वालों को बिल्कुल भी नहीं भाता था। वो तो अशोक चाचा के सामने किसी की जुबान नहीं खुलती थी। ये सारी बातें विमला मौसी बखूब जानती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि आशा भी विमला मौसी के जैसे ही चौका बर्तन करके ज़िंदगी बसर रहे। वो चाहती थी कि आशा पढ़ाई करे और नौकरी पाकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे। लेकिन आशा साथ ही साथ वो सुरभि मैम साहब को भी नाराज़ नहीं करना चाहती थी। ऐसे में वो खुद ही जाने को सोची और जी जान लगाकर खड़े होने का प्रयास करने लगी। लेकिन वो खड़ी हुई थी, धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ी। आशा के कानों में आवाज़ गूंजी। वो आकर विमला मौसी को खूब डांटने लगी। माँ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे बता देती। बहादुर बन रही हो, बहुत थोड़ा बहुत जान बचाएं उसे भी गंवाना चाहती हो। आशा विमला मौसी को उठाकर चारपाई पर लेटा रही थी। उसे भी महसूस हुआ जैसे विमला मौसी का दाहिना भाग सुन्न पड़ गया था। उसे कड़ा इस प्रकार की चूड़ियाँ से विमला मौसी की दाहिने पाँव से जोर जोर से खरोंच लग गई। उसे खून भी निकला। विमला मौसी को महसूस तक नहीं हुआ। आशा मन ही मन समझ गई कि इधर विमला मौसी आशा की भावनाओं से अनजान थी। विमला मौसी ने सोच रखा था कि आशा को बिना बताए ही वो रमन चाचू के पते पर एक चिट्ठी स्कूल के शुक्ला गुरुजी से लिखवाएगी और रमन चाचू के आते ही वो आशा को सब कुछ बता देगी। तब तक विमला मौसी के घर खर्च के लिए मंजू चाचू से कुछ रुपये उधार ले लिया और विमला मौसी अपनी मदद के लिए भी झट से मंजू चाचा को ही आवाज़ लगा देती थी। आशा सब कुछ जान चुकी थी कि लेकिन फिर भी वो विमला मौसी के सामने अनजान बनी हुई थी। बहरहाल आशा को अब कुछ करना था, इसलिए सबसे पहले वो मंजू चाची को आवाज़ लगाती हुई कहती है, चाची, माँ का ख्याल रखना। आशा सुरभि मैम साहब के घर की ओर चली गई। मैम साहब का घर आशा के से लगभग 2 किलोमीटर दूर था, जिसे पैदल की तय करना होता था। आधे रास्ते में कहीं कटीली झाड़ियाँ तो कहीं कीचड़ भरा हुआ था। हालांकि जहाँ से मेम साहब का मोहल्ला शुरू होता है वो रास्ता बिल्कुल साफ और अच्छे हैं। किसी तरह आशा सुरभि मेम साहब के घर पहुंची और सभी का चरण स्पर्श किया। अशोक चाचा गांव के झगड़े के समाधान के लिए बुलाए गए पंचायती पर गए हुए थे। सुरभि मेम साहब ने विमला मौसी के न आने की वजह पूछा तो आशा ने सारी बातें विस्तार से बता दिया और फिर मेम साहब के बताए हुए अनुसार काम में लग गई। आज उसने सूट और सलवार पहन रखा था जो उसे स्कूल में मिला हुआ था। एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में अपना ओढ़नी संभालते हुए वो विकी के रूम में पहुंची। वो विकी ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और अपने आंखों और भाव को मीचते हुए पूछा, तुमने स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहना है? तुम यहाँ पढ़ने आए हो या? इस पर आशा ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस अपने ओढ़नी और जोर से बांधा और काम में लग गई। उसे तो यह भी नहीं पता था कि उस स्कूल यूनिफॉर्म सिर्फ स्कूल में ही पहनते हैं। विकी ने पूछा तो आशा को लगा जैसे इसका मजाक बना रहा है। आशा तो अपने नए स्कूल ड्रेस को संभाल कर रखा था और वो उसे रिश्तेदारों के घर शादी ब्याह में पहनती थी। आशा अपने काम में लगी हुई थी। वो झाड़ू पोछा के कर बर्तन धोने के लिए खिड़की घर के पीछे का भाग तरफ जाने लगी। मैम साहब घर के बर्तनों को
रख देती हैं। किचन के जाने की अनुमति विमला मौसी और आशा को नहीं थी। आशा को खिड़की की तरह सीमेंट से बने पक्का घर बर्तन धोने लगी और विक्की भी अपने रूम से निकलकर हॉल में बैठकर टीवी देखने लगा। आशा के घर काम निपटाकर अपने घर आकर देखा तो मंजू चाची और बिमला मौसी कुछ बातें कर रही थी। शायद वो रमन चाचू के पते पर जो चिट्ठी शुक्ला गुरुजी ने लिखवाई थी उसको डाक में डालने की बात कर रही थी। आशा के घर आते ही दोनों बिल्कुल चुप हो गई। आशा ने छेड़ते हुए कहा, मंजू चाची को कहाँ पता चलेगा, कल मैं मेम साहब को घर जाते समय चिट्ठी डाक में डाल दूंगी। भी वो स्कूल नहीं और कहना जारी रखा, माँ तुम चिंता क्यों कर रही हो, तुम जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाओगी, मैं हूं ना। आशा की इन बातों को सुनकर विमला मौसी की आंखों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई, पर आंखें नम हो गई थी उसकी। विमला मौसी मन ही मन सोचने लगी कि कितना समझदार हो गई है मेरी गुड़िया, हालात का सामना करना कितनी जल्दी ही सीख गई। विमला मौसी ने आंखों में प्यार भरकर आशा को अपनी ओर आने का इशारा किया। आशा झट से विमला मौसी के गले से लिपट गई और अपने हाथों को विमला मौसी के बालों में फेरने लगी। तब तक सामने ही मंजू चाची थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोल पड़ी, आशा है तो मेरी क्या ज़रूरत, अब तो हर जिम्मेदारी संभाल लेगी तेरी बिटिया। अब मैं जाती हूँ अपने घर, आशा तो विमला का ध्यान रखना। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मौसी, अब तू जा सकती हैं, कल सुबह आ जाना फिर से। आज का दिन किसी तरह बीत गया। आशा रात भर विमला मौसी का ही इलाज के बारे में ही सोचती रही। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे क्या नहीं। उसने सोचा कि सुरभि मेम साहब से बात करेगी इस बारे में। अगले दिन फिर से आशा मंजू चाची को आवाज़ लगाते हुए कह, चाची मैं जा रही हूँ, ज़रा ख्याल रखना माँ का। आशा सुरभि मेम साहब के घर के लिए निकल आई गई। रास्ते में डाकघर में वो टिकट लेती हुई और अंतरदेशी में 4 कर चिट्ठी भी डाक में डालकर सुरभि मेम साहब के घर चली पड़ी। और आशा आज अपने एक पुराना फ्रॉक पहनी थी जो कई दिनों से काट के बक्से में बंद था। वैसे भी उसके पास स्कूल ड्रेस के अलावा बहुत ही कम कपड़े थे। उसने आज स्कूल ड्रेस पहनने से परहेज किया ताकि विकी उसका मजाक न उड़ा सके। आज अशोक चाचा भी घर पर ही थे। सुरभि मेम साहब ने शायद उन्हें विमला मौसी के बारे में ही बता दिया था, इसलिए आशा को देखते ही अशोक चाचा ने पूछा, कैसी है रे विमला अभी। आशा ने अपनी सर को नीचे करके धीमे स्वर में कहा, ठीक नहीं है चाचा, उठ भी नहीं पा रही हैं, सिर्फ एक तरफ ही ठीक है, एक तरफा का बॉडी काम नहीं कर रहा है। अशोक चाचा ने ढांढस बताते हुए कहा, तू चिंता मत कर, बिल्कुल ठीक हो जाएगी वो। इस पर आशा ने बस हल्की सी मुस्कुराहट में प्रतिक्रिया दिया। सामने ही सोफा पर बैठा विकी सब कुछ बातें सुन रहा था। विकी भला क्यों पीछे रहता, वो भी सुझाव देता हुआ बोला, क्यों न विमला चाची को जिला अस्पताल में लेकर चले, वहाँ तो आयुष्मान भारत के अंतर्गत उनका फ्री में इलाज हो जाएगा। सुरभि मेम साहब इन सब मुसीबतों में नहीं फंसना चाहती थी। वो विकी को घूरते हुए और आंखों से ही चुप करने का इशारा करती हैं। विकी माँ के इशारों को समझ जाता है पर अपनी बात पूरी करके चुप होता है। विकी अशोक चाचा और सुरभि मेम साहब का इकलौता संतान था। अशोक चाचा उसके किसी भी बात को नहीं टालते थे। उन्हें मन ही मन विकी के सोच पर गर्व हो रहा था। वे विकी के पीठ पे हाथ रखकर खुश होते हुए बोले, ठीक है बेटे, हम कल ही विमला को अपने स्कॉर्पियो से जिला अस्पताल लेकर जाएंगे। आशा भी सामने ही खड़ी थी। वो उनकी बातों से काफ़ी खुश होती हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि इनका शुक्रिया अदा कैसे करेगी। आशा ने यह मान लिया था कि ये ऊपर वाले का एक ऐसा कर्ज है जो ज़िंदगी भर उसे भी चुका नहीं पाएगी। इसके लिए वो ज़िंदगी भर सुरभि मेम साहब और अशोक चाचा और विकी की आभारी बनी रहेगी। अगर मौका मिला तो इनके एहसान का बदला मरकर भी चुकाएगी। आज आशा अपने काम पर
पूरा करके वापस आ रही थी। तभी विक्की ने अपने दोनों हाथों को बांधते हुए दरवाजे पर खड़ा होकर आशा की ओर देखते हुए बोला, खुश हो न तुम? आशा का तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो मुंडी नीचे करके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ विक्की की तरफ देखी और बोली, हाँ, वो बेहद खुश थी आज। ज़िंदगी में पहली बार आज उसने उतनी खुशी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए वहाँ से निकली और घर पहुँचते ही विमला मौसी को गले लगा लिया। आशा ने विमला मौसी की सारी बातें बताई। उसने कहा, माँ, तुम मुझे ऐसे ही मना कर रही थी कि मत जाओ वहाँ पर काम करने। देखो कितने अच्छे लोग हैं वो। विमला भोली का मौसी का भी खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ, दोनों बेटी आज रात सुकून से सो रही थी। आज रात के बाद की सुबह का बेसब्री से इंतज़ार था। दोनों माँ बेटियों को आज की रात आशा और विमला मौसी को बहुत लंबी लग रही थी। सुबह के इंतज़ार में हर घंटे उनकी नींद खुली जा रही थी। उठकर बार बार घड़ी देखती और फिर सो जाती। अभी तो सुबह होने पर कई घंटे बाकी थे। किसी तरह उनकी रात कटी और सुबह की पहली किरण एक उम्मीद लेकर आई। अशोक चाचा ने अपने ड्राइवर राजेश को अपने स्कॉर्पियो से भेजा था। राजेश विमला मौसी के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ, आवाज़ दिया, अरे ओ आशा जी, जल्दी कर, अस्पताल जाने से लेट हो जाएगा। इधर से आशा ने जवाब दिया, हो गया भैया, बस 5 मिनट में आती हूँ। आशा झटपट मौसी की ओर कुछ अपने कपड़े, एक पुरानी पानी की बोतल में पानी, एक गिलास, एक थाली और दातून वगैरह एक कपड़े में झोले में डाली और राजेश भैया को आवाज़ लगाई। भैया, हो गया। राजेश भैया ने जवाब दिया, ठीक है, मैं आता हूँ। चल सामान रख गाड़ी में, विमला मौसी को लेकर आता हूँ। आशा गाड़ी में सामान रखी और राजेश भैया विमला मौसी को अपने कंधों पर टिका कर उठाया और गाड़ी में अंदर बीच वाली सीट पर लेटा दिया। आशा ने भी घर का किवाड़ी दरवाज़ा बंद करके मंजू चाची को आवाज़ लगाया, चाची, हम लोग जा रहे हैं, घर देखना ज़रा। राजेश भैया ने आशा से बोला, ताला नहीं मारे? आशा अस्पताल से आज थोड़े ही आ पाएगी, लगा दे देना ताला। आशा ने जवाब दिया, कुछ नहीं होगा भैया, वैसे भी हमारे घर में 2-4 थाली गिलास के अलावा और क्या है जो कोई ले जाएगा। राजेश भैया ने गाड़ी और एक्सीलेटर बढ़ाते हुए जवाब दिया, अच्छा ठीक है, थोड़ा जल्दी चलना होगा, अशोक साहब इंतज़ार कर रहे हैं अपने घर के सामने। आशा बोली, ठीक है भैया। कुछ ही देर में वो लोग आशा चाचा के घर में सामने पहुंच गए। आशा चाचा घर के सामने ही अपने घर की बाउंड्री के बाहर खड़े थे। वो भी तुरंत गाड़ी में सवार होकर आगे वाली सीट पर बैठ गए। विक्की अपने घर के दलान में खड़ा था। उसने आशा को देख लिया था, लेकिन आशा की नज़रें पिंकी को ढूंढ नहीं पाई। सुरभि मेम साहब भी अपने दलानी में खड़ी थी। मेम साहब को अशोक चाचा का इतना परोपकारी होना अच्छा नहीं लगा था। सुरभि मेम साहब बुनबुना रही थी, बहुत बहुत बने हैं परोपकारी। विक्की अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज कर अपने कमरे में पढ़ने चला गया। सुरभि मेम साहब को आज कुछ ज़्यादा ही काम करना पड़ा था। हालांकि विक्की ने भी आज रोटी खुद ही बनाया था ताकि सुरभि मेम साहब गुस्सा कम करे और रिलैक्स रहे। इधर अशोक चाचा विमला मौसी को लेकर अस्पताल पहुंच गए थे। वहां से अस्पताल लगभग 30 किलोमीटर दूर था। तुरंत ही डॉक्टर और नर्स विमला मौसी को आईसीयू में भर्ती कर लिया। इसके बाद अशोक चाचा और राजेश भैया रिसेप्शन में गए और विमला मौसी का आधार एवं राशन कार्ड दिखाया ताकि पता लगा सके कि मौसी का आयुष्मान भारत योजना में एनरोल है या नहीं। जल्दी ही एक नर्स स्टाफ आई और विमला मौसी का फॉर्मेलिटी कंफर्म कर दिया। आधे घंटे में आयुष्मान विभाग में अप्रूवल भी आ गया। अब विमला मौसी का इलाज चालू हो गया था। विमला मौसी के लिए दवाइयाँ और सलाइन आदि लाने की व्यवस्था पड़ती, इसलिए अशोक चाचा ने राजेश भैया को बोला, राजेश, तुम यहीं रहो विमला और आशा के साथ, मैं घर जाता हूँ, और खुद ही गाड़ी चलाकर चले गए।
राजेश भैया ने डॉक्टर से पूछा, कितना दिन बाद छुट्टी मिलेगा सर? डॉक्टर ने जवाब दिया, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। इधर रमन चाचा को भी शायद विमला मौसी की चिट्ठी मिल गई थी, इसलिए वो आज ही ट्रेन से अपने गांव में सिमरिया पहुंचे थे। पहुंचते ही सबसे पहले अपने घर उन्हें गए। उन्होंने देखा कि दरवाज़ा सिर्फ अटकाया हुआ था। उनको घर के थोड़ा सुना सुना लग रहा था। आशा की किलकारी सुनाई नहीं दे रही थी। आशा आज भी उनके नज़र में 2 साल की छोटी सी गुड़िया थी, जिसे वो लगभग 12 साल पहले छोड़कर सलेम अपने कुछ मित्रों के साथ काम करने चले गए थे। उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका हुई, इसलिए उन्होंने घर में प्रवेश करने से पहले मंजू चाची को आवाज़ दिया, मंजू भाभी, मंजू भाभी। मंजू ने बाहर आकर देखा तो उनको आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था और एकाएक उनको देखती रही और बोली, अरे देवर जी, आप? विमला को तो अशोक साहब जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। अब जाकर रमन को थोड़ा सा जान में जान आया। रमन चाचा की शक्ल पहले से ही काफ़ी बदल गई थी। हटे कट्टे 6 फुट के नौजवान से अब दूल्हे साल के बूढ़े साल जैसे लग रहे थे। रमन चाचा ने अपना सामान अंदर रखा और मंजू मौसी से ताला मांगकर दरवाजे में लगाया और हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने रिसेप्शन से पूछा, विमला देवी कहाँ पर भर्ती हैं? रिसेप्शन पर बैठी एक महिला नर्स ने जवाब दिया, आईसीयू के सामने। रमना चाचा आईसीयू के पास ही पहुँचे और आईसीयू के बाहर बैठी आशा को देखकर पहचान लिया, पर उन्हें थोड़ी सी शंका भी हो रही थी कि शायद वो ही आशा हुई या नहीं। रमन चाचा ने आशा से पूछा, क्या तुम आशा हो? आशा ने जवाब दिया, हूँ। और आप कौन? रमन चाचा का कलेजा सिहर गया। उन्होंने आशा को अपने गले लगा लिया और बोला, मैं तुम्हारा पिता हूँ बेटी। आशा की आंखों में आंसू भर आया था। वो अपने पिता के गले से लिपटकर खूब रोने लगी। आशा ने विमला मौसी का हाल रमन चाचा को बताया। रमन चाचा ने ढांढस बांधते हुए कहा, चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आ गया हूँ ना। राजेश भैया को रमन चाचा ने धन्यवाद किया और बोला, आपने बहुत कुछ किया हमारे परिवार के लिए। आप घर जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं देख लूँगा। इधर सब कुछ अशोक साहब को भी बता दीजिएगा कि अब मैं आ गया हूँ। राजेश भैया ने उत्तर दिया, ठीक है, ख्याल रखना आशा और विमला मौसी का। और राजेश भैया अपने घर की ओर निकल पड़े। विमला मौसी को 1 सप्ताह की छुट्टी मिला गया था अस्पताल से। डॉक्टर ने आराम का सलाह दिया था और बोला कि 1-2 सप्ताह में पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। सभी लोग छुट्टी लेकर घर आ गए थे और अब तो अशोक चाचा का भी छुट्टी खत्म हो चुका था। आज अशोक चाचा और उनके परिवार को वापस रामपुरा जाना था। उनके अभी तक राजेश भैया नहीं पहुंचे थे। अशोक चाचा अपने ड्राइवर राजेश के सभी अभी तक नहीं आने पर बहुत चिंतित थे। वे अपने भाई को जानकारी प्राप्त करने के लिए राजेश भैया के घर भेजे तो मालूम हुआ कि वो तो हॉस्पिटल गए थे। अशोक चाचा चौंक गए। क्यों? कि राजेश तो हॉस्पिटल में वापस आ चुके थे, लेकिन अभी तक अपने घर नहीं पहुंचे। अशोक चाचा को विदा करने रमन चाचा भी पहुंचे थे। अशोक चाचा को चिंतित देखकर रमन चाचा ने बोला, साहब, मैं तो गाड़ी में चलाने जानता हूँ, इसलिए मैं ही पहुँचा देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें।